हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने क्लास 11th के टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ा था। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कन्वेंशंस को पढ़ेंगे। ओके, सो चल देखते हैं अब हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती क्या है। इसमें बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स, मनी मेजरिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मैटरनिटी प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल एट्सेट्रा, इन सब प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल होता क्या है? आज की वीडियो में हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को देखते हैं कि क्या होता है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि यहाँ पर बिजनेस की अपनी अलग पहचान है और ओनर की अपनी अलग पहचान है। मीन्स बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है। बिजनेस अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बिजनेस अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस के ऊपर केस कर सकता है। तो बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान है। बिजनेस को एक पर्सन का नाम दिया गया है। दिस इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन। बिजनेस क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। ओनर इज कंसिडर्ड एज अ क्रेडिटर ऑफ अ बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। ओनर जो कैपिटल बिजनेस में लगाता है उसे बिजनेस की लाइबिलिटी माना गया है। बिजनेस के एंड होने पर बिजनेस को वो कैपिटल ओनर को चुकानी होगी। वो बिजनेस की लाइबिलिटी है, वो उस ओनर को चुकानी ही होगी। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एंटरप्राइजेस। बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी जो मनी से रिलेटेड हो। जो आइटम, जो ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड हो, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। एग्जाम्पल ऑफ, आप बिजनेस में फर्नीचर परचेज करते हैं, जैसे कि 10 कुर्सियाँ खरीदी, ठीक है। मिल्क परचेज़ किया, जैसे 1 लीटर मिल्क लिया, तो ये इनको लीटर्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकते। जैसे लीटर्स होगी, केजीज में होगी, इन सब में रिकॉर्ड नहीं होगा। हर ट्रांजैक्शन हमेशा मनी के टर्म में ही रिकॉर्ड होगी। कोई भी इवेंट कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों न हो, अगर वो मनी के टर्म में है, मेज़र हो सकता है, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर वो मनी के टर्म में मेज़र नहीं हो सकता तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, सो मनी क्या है? मनी कॉमन डेनोमिनेशन है। ओके, कॉमन डेनोमिनेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करने के लिए कॉमन डेनोमिनेशन की नीड होती है। वो कॉमन डेनोमिनेशन क्या है? मनी। इंडिया में क्या है कॉमन डेनोमिनेशन? रुपीज़ में है। ओके, जैसे एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पास 10,000 तो कैश है, 12 टोन्स ऑफ रॉ मटेरियल, 8 ट्रक्स एंड 20,000 स्क्वायर यार्ड लैंड है। इन चारों एसेट को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब तक ऐड नहीं करेंगे जब तक आप इन्हें किसी कॉमन डेनोमिनेशन में कन्वर्ट नहीं कर देते। ओके, जैसे ये 10,000 रुपीज़ कैश के, ये तो कैश में है ही, लेकिन 12 टोन्स ऑफ रॉ मटेरियल है, इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना, ठीक है। जब तक इनको 8 ट्रक्स है, उनकी वैल्यू को रुपीज़ में कन्वर्ट करना, जब तक आप इनको कॉमन डेनोमिनेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है ह्यूमन रिसोर्सेज नॉट रिफ्लेक्टेड इन एफएस। ह्यूमन रिसोर्सेज कितना भी हार्ड वर्किंग क्यों ना हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ये कहता है कि एक्चुअल प्रॉफिट लॉस तो बिजनेस का तभी पता चलेगा जब बिजनेस क्लोज हो जाए, लेकिन टाइम टू टाइम चेक करना तो इम्पोर्टेंट है ना कि बिज़नेस में लॉस चल रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके लिए हम एक टाइम पीरियड ले लेते हैं, एक टाइम पीरियड डिसाइड कर देते हैं जब हम बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करेंगे, ठीक है।
जिसमें हम बिजनेस के एक्सपेंसेस इनकम्स को कंपेयर कर लेते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। वो टाइम पीरियड यूजुअली 1 ईयर का होता है। वो टाइम पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पर एंड होता है। तो इस 1 साल को हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ओके, तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट एंड लॉस चेक इसीलिए किया जाता है ताकि यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। एग्जांपल ऑफ मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। बैंकर्स को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, सभी को ये सब ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस को असेस कर सके। एग्जाम्पल ऑफ टॉप मैनेजमेंट को इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने होते हैं ताकि देख सके कि फंड्स की, ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं, ठीक है। सो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब देखते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम लीगल requirement, good accounting practices requires all material and significant information to be disclosed. full disclosure means पूरा शो करना। ये कहता है कि लीगली तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फुल डिस्क्लोजर करना ही है, ज़रूरी है ही, लेकिन एक अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वो होती है जिसमें जितनी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जितनी भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड, वो शो होनी चाहिए। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो करनी चाहिए, ठीक है। सो वेदर इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज और नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन मटेरियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाए या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। जिसके लिए आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं उसके मतलब की है या नहीं। बेनिफिट क्या होता है इसका? बेनिफिट रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेनिफिट इसका ये होगा कि सब पार्टीज को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, सो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ओनली दोज आइटम शुड बी डिस्क्लोज दैट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट और रेलिवेंट टू द यूजर्स। केवल उन्हीं आइटम्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करे जो रेलिवेंट हो, जो इम्पोर्टेंट हो। कोई आइटम इम्पोर्टेंट है या नहीं ये डिपेंड करता है नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम पर। ओके, सो कभी कभी वेदर एन आइटम इज इमैटेरियल और नॉट विल डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड अमाउंट। ये आइटम के नेचर एंड अमाउंट पर डिपेंड करता है। एन आइटम मे बी मटेरियल फॉर वन और नॉट मटेरियल फॉर अनदर। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आइटम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है बट वही आइटम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मटेरियल नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी फैक्ट्री में जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उसने अपनी फैक्ट्री में रिपेयर पर 50,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस किए बट उसकी टर्नओवर थी 2,50,000। ऐसे ही बी है कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसने 50,000 रिपेयर एक्सपेंसेस किए और उसकी टर्नओवर थी 15 लाख। तो किसके लिए इम्पोर्टेंट है वो, अब हम इसमें देखेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन एक्सपेंसेस को कौन रिकॉर्ड करेगा? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड करेगी? ए करेगी या फिर बी रिकॉर्ड करेगी? ए ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड करेगी क्योंकि उसके एक्सपेंसेस 50,000 बट उसकी टर्नओवर कम है तो उसके लिए ज़रूरी है, वही रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। सो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? फ्रेज डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट का एस्टिमेट नहीं लगाना चाहिए। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो उसके फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है ना, उसको पहले से ही सोच के नहीं चलना चाहिए कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा बट आगे चल के लॉसेज हो सकते, उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ओके, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। जो आगे चलकर प्रॉफिट हो सकते हैं उनको कंसीडर ना कीजिए बट लॉसेस को कंसीडर करना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक को हम नेट रियलाइजेबल लोअर कॉस्ट इन दोनों में से जो कम है उस पर रिकॉर्ड करेंगे।
क्लोजिंग स्टॉक को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, लोअर कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से किस में रिकॉर्ड करेंगे, इन दोनों में से जो कम है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स एंड डेप्रिसिएशन। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स आगे होने वाले डेट्स के लिए बनाई जाती है। ओके, जैसे डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न बनाते हैं हम। ठीक है, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है कॉस्ट प्रिंसिपल। अब देखते हैं कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है। An asset is recorded in books of accounts at the price paid to acquire it and the cost is the basis for all subsequent accounting of asset। जिस प्राइस पर कोई भी एसेट एक्वायर की है उसी प्राइस पर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, जिस भी प्राइस पर वो एसेट एक्वायर की है ना, हम उसी प्राइस पर बुक्स ऑफ अकाउंट में उस एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ किसी बिजनेस ने मशीन खरीदी, ठीक है, वो किसी दूसरी सिटी से मंगवाई, ओके, किसी दूसरी जगह से मंगवाई, 4 लाख की मशीनरी थी, ठीक है, उसने ट्रांसपोर्ट पर 50,000 खर्च किए, इंश्योरेंस पर 20,000 रुपये खर्च किए, फिर उस मशीनरी को फैक्ट्री में अपने बिजनेस में लगाने पे, इंस्टॉलेशन पे 30,000 रुपये खर्च किए। ठीक है, तो फिर इसमें वो किस अमाउंट में वो रिकॉर्ड करेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो मशीनरी की वैल्यू है वो क्या डालेगी, वो 4 लाख डालेगी या फिर कितने डालेगी, एक्वायर वैल्यू क्या होएगी। 4 लाख की तो उसने मशीनरी ली, बट उसने ट्रांसपोर्ट पर, इंश्योरेंस पर, इंस्टॉलेशन पर भी खर्च किया, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 5 लाख। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में 5 लाख रिकॉर्ड करेगी। एसेट रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज बट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड इन वैल्यू बाय चेंजिंग डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल ऑफ एसेट परचेज, जैसे एग्जाम्पल ऑफ एसेट परचेज़ की 5 लाख की। ठीक है, जब एसेट हमने परचेज़ की थी वो थी 5 लाख की, बट उसका बाद में जब एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे तब उसकी एसेट की वैल्यू क्या पता 4 लाख हो गई हो या फिर बढ़ गई हो 7 लाख हो गई, बट उसको किस प्राइस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम करेंगे 5 लाख में रिकॉर्ड। जब एसेट जितने की खरीदी थी, जितने की एक्वायर की थी, उतने ही अमाउंट में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन प्रोवाइड अप टू डेट, फिर इसमें से कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, इसी को हम बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। ओके, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है मैचिंग प्रिंसिपल। अब देखते हैं मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है। इट इज़ नेसेसरी टू मैच रिवेन्यू अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट लॉस फॉर अकाउंटिंग पीरियड। हर रेगुलर इंटरवल के बाद ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहती है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ, बट ये कैसे पता चलेगा, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करके P&L प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करे फॉर अकाउंटिंग पीरियड में। एडजस्टमेंट मेड फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूल इनकम, अनअर्न्ड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जो, ये सब एक्सपेंसेस है, इन सब की एडजस्टमेंट करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि ऑर्गेनाइजेशन ने पेमेंट की है या नहीं, रिसीव हुई है या नहीं, ठीक है, बट हम रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करके प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करेंगे फॉर अकाउंटिंग पीरियड में। ओके, इसका बेनिफिट क्या होएगा, ट्रू एंड फेयर पोजीशन, फाइनल स्टेटमेंट ट्रू होंगे। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइजेज हैज़ टू एस्पेक्ट अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर ट्रांजेक्शन, हर लेन देन से दो एस्पेक्ट होते हैं। बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो इससे कम से कम 2 अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ता है, एक को डेबिट किया जाता है तो दूसरे को क्रेडिट ज़रूर किया जाएगा। इस सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट है ना, उसका जो टोटल है ना दोनों साइड का, वो हमेशा इक्वल ही आता है। ठीक है, व्यवसाय में किसी इसमें जैसे कि ना, अगर एग्जांपल ऑफ इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट।
एग्जाम्पल ऑफ राम स्टार्टिंग अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹1,00,000। जैसे कि ना राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 की, तो उसने कैपिटल लगाई। अगर उसने 1,00,000 की कैपिटल लगाई तो उसका कैश कितना है, एसेट्स कितने, 1,00,000। तो जो बैलेंस शीट के दोनों साइड्स का जोड़ है वो हमेशा इक्वल ही होता है। ओके, तो ये डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं इसको। इसमें ड्यूल एस्पेक्ट में क्या होता है, दोनों खाते प्रभावित होते हैं, डेबिट साइड भी एंड क्रेडिट साइड भी। ओके, सो चलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। अब देखते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहते हैं। रिवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड एंड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। रिवेन्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड करें, जब हमने सामान को सेल कर दिया, ठीक है, और बायर पर ऑब्लिगेशन हो गई हो तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन कब हुआ और पैसा कब रिसीव हुआ ये अलग चीज़ है। ओके, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब ट्रांजैक्शन हो गई हो, मतलब जब हमने सामान को सेल कर दिया हो, तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल ऑफ सेल गुड्स February 2020, अमाउंट रिसीव हुआ, बुक हमने माल तो फरवरी में बेच दिया, बट अमाउंट हमें रिसीव कब हुआ, अप्रैल में। ओके, अमाउंट कब रिसीव हुआ, हमें अप्रैल में। रिवेन्यू ऑफ दिस सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन, तो इस सेल का जो रिवेन्यू है कब रिकॉग्नाइज करेंगे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फरवरी में करेंगे या फिर अप्रैल में। इसको हम करेंगे फेब में। ओके, जब गुड्स सोल्ड हो गई हो। ऐसे ही हम देखते हैं रिसीव्ड एडवांस इन February 2020। एडवांस हमने कोई माल बेचा तो हम उसका ना पहले एडवांस में मिल गया फरवरी 2020 में, फॉर सेल टू बी मेड इन मई 2020, बट हमने उस माल को कब बेचा, मई 2020 में। रिवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स, तो उस रिवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब वो माल की सेलिंग हुई हो। ओके, तो इसको हम करेंगे मई 2020 में। ओके, सो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है हमारा वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या कहते हैं, सेज दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइजनेस। अकाउंटिंग क्या होएगी, पर्सनल बाइजनेस से फ्री होएगी, इसमें कोई बाइजनेस नहीं होएगी, ठीक है। मेजरमेंट दैट आर बेस्ड ऑन वेरीफिएबल एविडेंस आर रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग में जितनी भी आइटम्स को मेज़र कर रहे हैं हम, ये प्रूफ एविडेंस पर बेस्ड होंगी, तो बाइजनेस नहीं हो पाएंगे। ओके, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी एविडेंस एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। इसमें ये फुल एविडेंस पर बेस्ड होंगी। दिस सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आर कैश मेमो, इनवॉइसेस, सेल्स बिल। ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, कैश मेमो होगी, इनवॉइस, सेल्स बिल्स हो गए एटसेट्रा। दे प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटेड, ठीक है। तो इन सब में अगर ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ये फुल प्रूफ बेस्ड होंगी। ओके, आई होप आप सबको मेरे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे, सब पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।